15 अगस्त सन 1947 भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन, लेकिन उतना ही काला दिन भी। यह दिन दो विपरीत घटनाओं का साक्षी बना। 15 अगस्त 1947 को जहां एक तरफ लाखों लोग सदियों से जकड़ी हुई गुलामी की जंजीरों के टूटने का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। उनकी स्त्रियों को बलात्कार का शिकार होना पड़ रहा था, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही थी, उनके प्रियजनों का अपहरण किया जा रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, खून की नदियां बहाई जा रही थी। बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा था। तो आधा भारत जहां जश्न मना रहा है किस बात का? राष्ट्रवाद के चरम विकास का, वहीं आधा राष्ट्र क्या कर रहा है? अपना खून बहा रहा है। क्यों? संप्रदायवाद की चरम स्थिति का। मतलब यह है कि भारत में राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद की विचारधाराएं साथ साथ चलती रहीं और 1947 में दोनों अपने चरम पर पहुंची। तो अगर हम मानते हैं कि भारत में कुछ लोगों के सहयोग से देश आजाद हुआ, तो क्या उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस संप्रदायवाद की समस्या का उचित समाधान करते? 15 अगस्त 1947 के आसपास जो पागलपन फैला पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमोत्तर सीमा पर, उसका परिणाम यह हुआ कि 15 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। चल और अचल संपत्तियों का जो नुकसान हुआ उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और प्रश्न यह है कि किसको जिम्मेदार माना जाए इन सारी चीजों के लिए? क्या वे लोग जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी माना जाता है विभाजन के उत्तरदायित्व से मुक्त थे? मुझे तो लगता है नहीं। क्या कांग्रेस को विभाजन के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देना चाहिए? और क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि विभाजन के लिए एकमात्र जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना और उनका संगठन मुस्लिम लीग है? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ? क्या हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हिंदूवादी संगठनों ने भी विभाजन में अपनी भूमिका निर्मित करी और उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को बल दिया? तो आज का जो हमारा विषय है उसमें हम इन्हीं प्रश्नों का समाधान तलाशने का प्रयास करेंगे और हम इस पर आगे बढ़ें इससे पहले आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप मेंटोरियम आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और इससे पहले की वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और भी लोगों के बीच में इसको फैलाएं। वापस आते हैं हम विभाजन के मुद्दे पर। जब भी हम विभाजन की बात करते हैं तो हमारे पास जो उपलब्ध साक्ष्य हैं जो विभाजन के बाद के हैं, उन पर विश्वास करने में थोड़ा आपको असुविधा हो सकती है, क्योंकि इतिहास सदैव ही सत्तापेक्षी होता है और अधिकांशतः सत्ताधारी लोगों की विचारधारा से अपने आप को मुक्त नहीं करवा पाता। यही कारण है कि जब भी भारत के इतिहास में विभाजन के प्रश्न पर चर्चा की गई तो अधिकांशतः उस मामले का सरलीकरण कर दिया गया, यह कहकर कि विभाजन के लिए जिन्ना और मुस्लिम लीग उत्तरदायी हैं और अगर थोड़ी बहुत मात्रा में कोई और उत्तरदायी है तो वो है अंग्रेजी सरकार। परंतु गहन विश्लेषण इससे इनकार करता है और कहता है कि नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में भारत के तत्कालीन राजनीति के जितने भी खिलाड़ी थे सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबने विभाजन में कुछ ना कुछ काम किया है। चाहे वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां हों, उन्होंने विभाजन के लिए खेत तैयार किया, चाहे वो कांग्रेस की अदूरदर्शी तुष्टीकरण की नीतियां हों, उन्होंने विभाजन को खाद पानी दिया, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना या उनसे पहले के मुस्लिम नेताओं की सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हो, उन्होंने ही वो बीज बोया, और चाहे वो हिंदू संगठनों की भी विभाजन की सोच रही हो, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में विभाजन को मजबूत किया। हम बात को शुरू करते हैं 1857 से। 1857 का विद्रोह हुआ जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करना शुरू किया, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी पर काम करना शुरू किया। किसी के लिए कैरेट रखेंगे, किसी के लिए स्टिक रखेंगे। और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की शुरुआत हुई तो उसका सबसे पहला शिकार बने सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम सुधार आंदोलन के नाम से एक सॉफ्ट कम्युनलिज्म का बीज बोया। धीरे धीरे करके वो सॉफ्ट कम्युनलिज्म हार्ड लाइनर कम्युनलिज्म में परिवर्तित होने लगा और इसमें रही सही कसर बढ़ाई जो है बंगाल के विभाजन ने। 1903 के आसपास बंगाल के विभाजन की भूमिका तैयार कर दी गई थी और इस विभाजन के पीछे जो मानसिकता काम कर रही थी वो सेपरेटिस्ट थी।
उसका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना। बांटो और राज करो का ही वो नीति का ही एक अगला कदम था जो कर्जन के द्वारा उठाया गया। कर्जन 1903 से 1905 के बीच में ढाका के आसपास के क्षेत्रों के बहुत दौरे करता है और वहां वो मांग करता है, वहां वो मुसलमानों को समझाता है कि विभाजन आपके लिए कितना लाभकारी है। और दुर्भाग्य से मुसलमानों को ये समझ में भी आ जाता है कि विभाजन उनके लिए फायदेमंद है और इसलिए वो विभाजन को स्वीकार करते हैं। और जब बंगाल के बाकी राष्ट्रवादी विभाजन के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं तो मुसलमान उसको कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है? मुस्लिम लीग का गठन करके 1906 में, और मुसलमानों को अलग कर लेता है। और जब मुस्लिम लीग का गठन होता है तो जॉन मॉर्ले 1000 रुपए का डोनेशन भी देता है और अपने पिता को चिट्ठी में लिखता है कि हमने जो है बिना कुछ किए ही 6 करोड़ भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर कर दिया। तो यह अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था मुस्लिम लीग का गठन किया जाना, और इस रणनीति के पीछे डिवाइड एंड रूल काम कर रहा था। और इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग के गठन के साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने यह मांग करी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाए। अंग्रेजी सरकार तो प्लेट सजा के ही खड़ी थी मुसलमानों का फेवर करने के लिए, तो उसने तुरंत 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम अनाउंस किया और उसे मुसलमानों के लिए लागू कर दिया कि आप जो है जिन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे, जो क्षेत्र मुस्लिम इलेक्टोरेट डिसाइड किए गए उनमें केवल मुसलमानों को ही मताधिकार दिया गया। तो ये एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट को लागू कर दिया गया 1909 से। अब मुसलमानों को लगा कि अंग्रेज हमारे फेवर में है और अंग्रेजों के फेवर में मुसलमान काम करने लगा। लेकिन 1913 के बाल्कन युद्ध और 1914 के प्रथम विश्व युद्ध ने मुसलमानों को जल्दी ही इस बात का एहसास करवाया कि अंग्रेज किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने हितों को ही ध्यान में रखता है, जिसके कारण से मुसलमानों का अंग्रेजों से मोह भंग हुआ और धीरे धीरे करके उनका भी झुकाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर होने लगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर तो नहीं हुआ, लेकिन उनका अपना इंटरेस्ट था, जिसके कारण से वो कांग्रेस की ओर झुकने लगे। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता बहुत हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक था, लेकिन यहां से एक बहुत गलत टेंडेंसी कांग्रेस के अंदर आई, वो थी मुस्लिम तुष्टीकरण की। अब आगे चलकर कांग्रेस लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा भारत बढ़ जाएगा। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो है पूरे जीवन या तो मुस्लिम सांप्रदायिकता को समझ नहीं पाए, या फिर वो डरते रहे, या वो तुष्टीकरण में फंसे रहे। तो कोई किसी पे आरोप लगाने के लिए लेक्चर नहीं कर रहा हूं, ये लेक्चर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ पाए कि विभाजन के लिए कौन असल में उत्तरदायी है। खैर, सबसे बड़ी भूल हुई 1919 में गांधी जी से। गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को एक ऐसे मुद्दे पर साथ दिया जो भारतीय राष्ट्र से जुड़ा ही नहीं था। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, और मित्र राष्ट्रों की जीत से जो धुरी राष्ट्र थे उनमें तुर्की भी शामिल था, और तुर्की पर अंग्रेजों ने दबाव डाला और तुर्की को कई हिस्सों में तोड़ दिया। जब दुनिया के मुसलमानों को लगा कि तुर्की के साथ अन्याय हो, तुर्की में जो शासन करता था सुल्तान, उसको खलीफा कहा जाता था, वो पूरे इस्लामिक जगत का सर्वश्रेष्ठ मानव समझा जाता था और पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि समझा जाता था, इसलिए सभी मुसलमान उसको सम्मान की निगाह से देखते थे। तो जब दुनिया भर के मुसलमानों को यह लगा कि उनके खलीफा के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने अपने खलीफा के समर्थन में खिलाफत सलामत रहे का आंदोलन चलाया, जिसे भारत में खिलाफत आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन को चलाने के लिए मुसलमानों ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया, और इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का नेतृत्व इन्होंने गांधी को सौंपा, और गांधी ने इस नेतृत्व को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती करी, और दूसरी बड़ी गलती करी कि इस खिलाफत के साथ असहयोग को जोड़कर। भूल ये हुई उसमें कि अनजाने से मुसलमानों के दिमाग में मैसेज चला गया कि उनके धार्मिक मामले राष्ट्रीय मामलों से ऊपर हैं, और उससे भी खतरनाक बात जो उनके दिमाग में गई वो ये कि कांग्रेस धार्मिक मामलों में मुस्लिम लीग के साथ है, मुसलमानों के साथ है, मामला चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। तो एक तरह से ये परम तुष्टीकरण हो गया, जिसके कारण से मुसलमानों ने हमेशा अपने धर्म को राजनीति से ऊपर रखा, राष्ट्र से ऊपर रखा। तो ये सबसे पहली गलती इन्हीं से हुई। हालांकि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता का जो दौर शुरू हुआ, उसका और भी असर रहा आगे के राजनीतिक जीवन पर, लेकिन उसके दुष्परिणाम ज्यादा आए। 1925-26 तक जाते जाते जो हिंदू मुस्लिम एकता का दौर चल रहा था वो समाप्त हुआ और दंगों की शुरुआत हुई। इस बीच में 1927 में साइमन कमीशन आया और 1929 में नेहरू रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इन सब में मुसलमान जिस तरह का अधिकार मांग रहा था उसको उस तरह का अधिकार नहीं मिला, जिसके चलते मुसलमानों में थोड़ा और ज्यादा कट्टरता का विकास हुआ।
और 1930 में पूर्ण पृथकतावादी राजनीति करने लगा मुस्लिम लीग, और 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने करी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं और इनके बीच में जो कंफ्यूजन्स हैं, इनका एकमात्र समाधान है कि भारत की पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों का एक राज्य बना दिया जाए, जिसमें मुसलमान स्वतंत्रता पूर्वक अपने रिचुअल्स को एंजॉय कर सकें और अपने धर्म के अनुसार अपना शासन संचालित कर सकें। बात आई गई होकर रह गई। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए गए, जिसमें से दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने एक पर्चा छापा जिसका नाम था नाउ और नेवर, और इसी पर्चे में सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को लेकर एक नए देश को बनाने की मांग की गई थी। हालांकि इस पर भी उस समय के मुस्लिम नेताओं ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और माना कि ये एक नवयुवक का पागलपन है। फिर आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, और प्रांतीय स्वायत्तता से अधिक अभी तक जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने सोचा नहीं था। वो भले ही चौधरी रहमत अली ने दिया था कि पाकिस्तान की मांग कीजिए, लेकिन मुस्लिम लीग की विचार में अभी तक एक स्वायत्त शासी प्रांत से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये आग और जलती गई। 1935 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 1937 में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित करवाए गए, जिसमें मुस्लिम लीग की बुरी तरह से पराजय हुई और कांग्रेस की ओवरवेलमिंग विक्ट्री हुई। अब सिचुएशन ये हो गई कि मुस्लिम लीग को या जिन्ना को ये समझ में आ गया कि नहीं, वो तो कमजोर पड़ रहा है। अब यहां पर कांग्रेस से एक बहुत बड़ी भूल हुई कि 1937 के चुनावों के बाद भले ही मुस्लिम लीग हार गई थी, लेकिन अगर राष्ट्रवादी सोच के साथ उसको कांग्रेस ने अपने में समायोजित करने का प्रयास किया होता तो शायद मामला कुछ ठंडा हो जाता। 1937 में सरकार में भागीदारी न मिलने के कारण से जहां जहां कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ, उसको मुस्लिम लीग ने हिंदू साम्राज्यवाद का नाम दिया। और 23 मार्च 1940 को ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, जिसमें सबसे पहली बार पाकिस्तान के प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति दी मुस्लिम लीग ने, और पाकिस्तान एक पृथक देश के रूप में मांगा जाएगा, ऐसी घोषणा मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 में ही करी। हालांकि 1940 से 1942 के बीच में मुस्लिम लीग अलग अलग जगहों पर इस मांग को उठाती रही, समाचार पत्रों के माध्यम से, नेताओं के भाषणों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, लेकिन इस पर किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो ब्रिटिश सरकार ने और ना ही भारत के हिंदू संगठनों या कांग्रेस ने इस समस्या पर कोई बातचीत करी जिन्ना से, बल्कि उल्टे इन लोगों ने उल्टे जो हिंदू संगठनों ने इसको स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप सही कर रहे हो। तो ये विभाजन को थोड़ा एक तरह से हरी झंडी मिलने जैसा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 में जब पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ तो उन्होंने मुस्लिम नायक कहा, मुस्लिम हीरो कहा जिन्ना को, और कहा कि आप बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। खैर, अब आती है अंग्रेजी हुकूमत, उन्होंने पाकिस्तान को स्वीकार किया या नहीं किया। तो 1942 में कांग्रेस ने एक आंदोलन खड़ा किया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया, जिसमें कांग्रेस का साथ ना तो हिंदू संगठनों ने दिया और ना ही मुस्लिम संगठनों ने दिया, और हिंदू और मुस्लिम संगठनों की मानसिकता को समझते हुए अंग्रेजी सरकार आती है भारत क्रिप्स मिशन के नाम से, और क्रिप्स प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपको संविधान सभा देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस की डिमांड को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान भारत के अगर किसी भी समुदाय को मान्य नहीं होगा तो उसे अपना अलग से संविधान बनाने का अधिकार होगा। ऐसा क्यों कह रहा है क्रिप्स मिशन? स्टैफर्ड क्रिप्स ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि मुस्लिम लीग को ये लगे कि हमारी भी स्वीकृति हो रही है। हालांकि मुस्लिम लीग को साफ साफ चाहिए था और क्रिप्स साफ साफ कहने की स्थिति में थे नहीं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक दबी हुई जुबान में कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया अंग्रेजी हुकूमत ने। 1945 में बेबल प्लान आया। बेबल प्लान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे जिसमें हिंदू और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व देंगे। तो ये बात तो थोड़ा सही नहीं है, प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, समान प्रतिनिधित्व देंगे, और जो अस्थायी सरकार गठित की जाएगी उस पर विचार करने के लिए शिमला में एक बैठक हुई जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई मुस्लिम
लीग कह रही थी कि अस्थायी सरकार में जितने भी मुसलमान जाएंगे वो सब मुस्लिम लीग नियुक्त करेगी, और जो भी नॉन मुस्लिम जाएंगे उनको पाकिस्तान या दूसरे राजनीतिक दल जैसा चाहे वैसा नियुक्त कर सकते हैं। अब ये सांप छछूंदर वाली स्थिति थी। कांग्रेस अगर इसको स्वीकार कर लेती कि नहीं भाई ठीक है, आप सारे मुसलमानों को आप ही नियुक्त करिए, इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि वो मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। ये बात कांग्रेस के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट था। यही मुस्लिम लीग के लिए भी था कि अगर मुस्लिम लीग ये मान लेती कि हाँ कुछ मुसलमानों का नॉमिनेशन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम लीग ये मान रही है कि वो सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो दोनों ही अपनी बात पे अड़ गए, और फिर लॉर्ड बेबल ने एक और बेवकूफी की और इस बैठक को बेनतीजा घोषित कर दिया। असल में मुस्लिम लीग ने वॉकआउट किया, और मुस्लिम लीग के वॉकआउट को बेबल ने इतना सीरियसली लिया कि बैठक को बेनतीजा घोषित करके डिसमिस कर दिया। अगर वहां पे 5 और मुसलमान कहीं से लेकर सरकार का गठन कर लिया गया होता तो मुस्लिम लीग की व्यावहारिकता कम हो गई होती। मुस्लिम लीग का जो वेटेज था वो अपने आप भारतीय राजनीति में कम हो जाता। लेकिन बेबल ने अनजाने में मुस्लिम लीग को और मोहम्मद अली जिन्ना को वीटो दे दिया कि मुस्लिम लीग को लगा, मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि जिस बात से मैं सहमत नहीं होऊंगा उसको ब्रिटिश हुकूमत भी नहीं मानेगी। तो ये बात तो बहुत चिंताजनक हो गई। और रही सही कसर पूरी कर 1946 में कैबिनेट मिशन ने विभाजन की समस्या का एक समाधान पेश किया, लेकिन वो समाधान नहीं था बल्कि वो और बड़े विभाजन का कदम था। कैसे? उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रांतों को ए, बी और सी समूह में समूहीकृत कर लेंगे और इन तीनों समूहों के ऊपर एक विदेश रक्षा संचार मामलों को देखने वाला एक ढीला ढाला संघीय सरकार बना देंगे। जो ये समूह बनाए गए थे, इसमें पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का एक समूह था मुस्लिम बहुल राज्यों का, और पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल राज्यों का भी एक समूह बनाया गया, और ग्रुप बी में सभी को रखा गया, बाकी हिंदू बहुल राज्यों को रखा गया। ये बात जिन्ना को बहुत अच्छी लगी। जिन्ना को लगा कि हमारे दिमाग में तो पश्चिमी सीमा पर ही पाकिस्तान चल रहा था, यहां तो हमें पूर्वी सीमा पर भी पाकिस्तान मिल रहा है। और जिन्ना खुश हो गया, और जिन्ना ने खुश होकर क्या कहा कि हम तथास्तु स्वीकार करते हैं इसको, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को। लेकिन जिन्ना बेचैन हो रहा था, जिन्ना को विभाजन की जल्दी थी, जल्दी से कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था, वो आतुर हो रहा था, उसको साफ साफ चीजें दिखाई देने चाहिए थी। इसने क्या किया? अपने आप को पृथक किया 16 अगस्त 1946 को, और कहा कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। असल में कहना वो ये चाह रहा था कि हिंदुओं को मार के लेंगे पाकिस्तान, लड़के छीनेंगे पाकिस्तान। और ऐसा नारा देते हुए उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया, जिसकी शुरुआत हुई कलकत्ता से। और कलकत्ता मतलब बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग का शासन था, और शहीद सोहरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री था। बकरीद का दिन था, और शहीद सोहरावर्दी ने पुलिस वालों को कहा कि दंगाइयों का आप साथ दीजिए, और लोगों से कहा कि आप अपने पड़ोस के हिंदू को मारकर ही असली कुर्बानी देंगे बकरीद की। तो बहुत भ्रामक और बहुत भड़काऊ बातें कही गई, और एक ऐसा भयानक दंगे का खेल शुरू हुआ जिसमें मात्र कलकत्ता में 72 घंटे के भीतर 10,000 से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और भी जगहों पर ये दंगे भड़क गए। इन दंगों में फिर जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां हिंदू ज्यादा संख्या में मारे गए, और जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वहां मुसलमान ज्यादा संख्या में मारे गए, और दंगों का एक ऐसा भयानक दौर शुरू हुआ जिनके चलते विभाजन को स्वीकार कर लेने के अलावा किसी के पास कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। अब हमें बात इस पर भी करनी चाहिए, हम विभाजन को पूरी तरह से कंक्लूड करें उससे पहले हमें इस मुद्दे पर भी बात कर लेनी चाहिए कि इस बीच में हिंदू संगठनों ने क्या भूमिका निर्मित करी। तो जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेजों ने अपने शासन की नीतियों में मुस्लिम तुष्टीकरण को शामिल किया, लेकिन 1914 के बाद कांग्रेस ने भी अपनी नीतियों में मुस्लिम तुष्टीकरण को शामिल किया। जब कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टीकरण में आ गई तो बहुत सारे हिंदू चिंतकों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, हिंदू हितों का क्या होगा। तो हिंदू हितों की सुरक्षा के लिए 1915 में एक संगठन बनाया गया, जिसे शुरू में तो सार्वदेशिक हिंदू सभा कहा गया, लेकिन बाद में 1921 में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया। शुरुआत में ये नरम हाथों के नेतृत्व में रही, लेकिन 1930 के बाद वीडी सावरकर के नेतृत्व में आई। हालांकि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें तो ऐसा कुछ नोटेबल है नहीं, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि हिंदू हितों की सुरक्षा में और हिंदू हितों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करी। और अगर ये नहीं होती तो कांग्रेस ने और अधिक तुष्टीकरण की नीति का पालन किया होता। तो
उनका अस्तित्व अपने आप में यूजफुल रहा, स्पेशली हिंदू इंटरेस्ट को सरकार के समक्ष रखने में। पर इन्हें विभाजन का विरोध भी करना चाहिए था। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, उस समय हिंदू महासभा लीग के साथ मिलकर सरकार चला रही थी और उन्होंने ना तो पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध किया और ना ही सरकार से अपना समर्थन वापस लिया। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहा। मुस्लिम लीग की क्रमशः बढ़ती हुई कट्टर राजनीति, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, विभाजनकारी राजनीति और इनका समर्थन करने वाले गांधी और नेहरू की विचारधारा, हिंदू महासभा, औपनिवेशिक सरकार, इन सब ने कहीं ना कहीं विभाजन को बल दिया। जिन्ना ने विभाजन का जो बीज बोया, उसका जमीन तैयार किया था अंग्रेजों ने और उसको खाद पानी दिया, उसकी सिंचाई करी हिंदू महासभा और इस तरह के संगठनों की पृथकतावादी सोच ने और कांग्रेस के तुष्टीकरण की सोच ने। और इस तरह से वो एक ऐसा विशाल वृक्ष तैयार हुआ जिसने करोड़ों हिंदुओं को निगल लिया, करोड़ों लोगों को निगल लिया और एक ऐसी समस्या को जन्म दिया जिसका समाधान हम आज भी तलाश रहे हैं। इन सारे माहौल में भयानक दंगे भड़के हुए थे। उन दंगों को देखते हुए जिन लोगों ने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहा, उन लोगों ने ही विभाजन को स्वीकार किया। सरदार पटेल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जिन्ना क्या चाहते हैं, अब हम विभाजन चाहते हैं। तो बात यह है कि जिन्ना की कट्टरपंथी राजनीति, कांग्रेस के नेताओं के सत्ता का लालच, उनको भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जल्दी से मुसलमान यहाँ, जल्दी से अंग्रेज यहाँ से जाएं और हम प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने, हम गृह मंत्री बने, हम विदेश मंत्री बने, हम रक्षा मंत्री बने, हम कानून मंत्री बने। सबको अपने अपने विकास की चिंता थी। इसने भी जो है तेजी दिखाई विभाजन में और अंग्रेजों को भी यहाँ से जल्दी जाना था क्योंकि भारत दंगों के आग में जल रहा था और अंग्रेजों को लग रहा था कि मैं गृह युद्ध की स्थिति में छोड़कर जाऊंगा तो मेरी और बदनामी होगी, इससे उनको भी यहाँ से निकलने की जल्दी थी। जिन्ना को जल्दी से कायदे आजम बनना था। इन सारे माहौल में सबको विभाजन की जल्दी थी और अंततः विभाजन को स्वीकार कर लिया सभी ने। और 1947 में एक सीमा आयोग का गठन किया गया जिसमें सर सिरिल रेडक्लिफ नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति उसका अध्यक्ष बना और उसने इतिहास की सबसे बड़ी बेवकूफी को अंजाम दिया जिसमें 4 कांग्रेस के सदस्य और 4 मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। इतना गलत तरीके से बांटा भारत को, कुछ सोचा विचारा ही नहीं। ऑफिस से बैठ के बंटवारा हो रहा है तो क्या समझ सकते हैं कि कैसे बंटवारा होगा। सिरिल रेडक्लिफ आ जाता है, कल बांट देता है, उसको कुछ पता भी नहीं रहता है। तो बहुत गलत सलत तरीके से भारत का विभाजन हुआ जिसका दुखद परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। तो प्रश्न अभी भी वही है कि विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन। तो आप इसको विचार करिए और हमको अपने आंसर्स से अवगत कराइए। कमेंट में जाइए और अपने उत्तर दीजिए और बताइए कि आप विभाजन के लिए किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।